जहां बात आती है म्यूजिक स्ट्रीमिंग की तो एक प्लेटफॉर्म को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो है स्पॉटिफाई, जो इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसने एप्पल म्यूजिक को भी बीट करके रखा है। वहीं एप्पल म्यूजिक का 2020 में रेवेन्यू $4.1 बिलियन पर था, पर स्पॉटिफाई का 2020 में रेवेन्यू $7.85 बिलियन का था, लेकिन प्रॉफिट ज़ीरो। जबकि उल्टा इनको $581 मिलियन का मोटा नुकसान हुआ था। तो इतने बिलियन डॉलर का रेवेन्यू करने के बाद इनको इतना ज़्यादा नुकसान कैसे हुआ, जानेंगे स्पॉटिफाई की डिटेल केस स्टडी इस वीडियो में। तो बात शुरू होती है अर्ली 90s से, जब ना ही स्पॉटिफाई एग्जिस्ट करता था और ना ही एप्पल म्यूज़िक, लेकिन तब एग्जिस्ट करते थे सीडी माफिया। कहने का मतलब जो रिकॉर्ड लेबल्स होते थे वो अपने म्यूज़िक की सीडी कॉपीज़ बनाकर बेचते थे, जिनसे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। और सीडी के महंगे होने के बाद भी लोग उसे खरीदते थे, क्योंकि उनके पास उस टाइम कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1999 में एक म्यूज़िक की पायरेसी करने वाली वेबसाइट की शुरुआत हुई, जिसका नाम था नैपस्टर, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के 18 ईयर्स के दो स्टूडेंट्स शॉन फैनिंग और सीन पार्कर द्वारा 60 आवर्स की कोडिंग के बाद बनाया गया था। तो नैपस्टर म्यूज़िक फ्री में अवेलेबल कराने वाली वेबसाइट थी, जो कि पायरेटेड थी, जहां लोगों को एक सीडी खरीदने के लिए $20 का बड़ा अमाउंट देना पड़ता था। वहीं नैपस्टर से किसी भी आर्टिस्ट का कोई भी सॉन्ग्स फ्री में डाउनलोड कर सकते थे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते थे। और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता गया, लोग इससे म्यूज़िक डाउनलोड करने लगे और कुछ ही महीनों में इनके वेबसाइट से 4 मिलियन म्यूज़िक भी डाउनलोड हो चुके थे। और एक साल से भी कम समय में इनके वेबसाइट के 20 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हो चुके थे, और ये डाटा बढ़कर 2001 तक 60 मिलियन तक पहुंच गया। शुरुआत में सभी रिकॉर्ड लेबल्स को ये लगा कि नैपस्टर एक छोटी सी म्यूज़िक की पायरेसी करने वाली वेबसाइट है, इससे किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर उनको झटका तब लगा जब उनके ही बिजनेस में उनको $100 मिलियन का मोटा नुकसान हो चुका था, और कंटिन्यूसली हो ही रहा था। और इन सब का रीज़न था नैपस्टर। इन सब के बाद नैपस्टर के ऊपर बहुत सारे रिकॉर्ड लेबल्स ने लॉ सूट फाइल किया और फाइनली नैपस्टर को बंद होना पड़ा। रिकॉर्ड लेबल्स और सीडी बिजनेसेस को ये लगा था कि नैपस्टर की बंद होते ही लोग फिर से सीडी खरीदने लगेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग अभी भी सीडी नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि लोगों को फ्री में म्यूजिक सुनने की आदत हो चुकी थी, और वो एक सीडी को $20 में खरीदने के बजाय दूसरी पायरेटेड वेबसाइट से म्यूजिक डाउनलोड करके सुनते थे। क्योंकि नैपस्टर के बंद होने के बाद मार्केट में और भी ज़्यादा म्यूजिक की पायरेसी करने वाली वेबसाइट्स आ चुकी थी, और जब नैपस्टर की कंट्रोवर्सीज चल रही थी, उस टाइम हम सब के फेवरेट स्टीव जॉब्स ने मार्केट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और आईपॉड को मार्केट में लॉन्च किया, जो कि 2000 की एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनी, जिसमें 1000 गाने सुन सकते थे, और वो भी लीगल तरीके से। और एप्पल के iTunes स्टोर से किसी भी म्यूजिक को ऑनलाइन बाय करके अपने आईपॉड या कंप्यूटर में रख सकते थे। पर यहाँ भी मार्केट की 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, और अभी भी मार्केट में दो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी। पहला था एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होते थे, जिससे सभी के पास आईपॉड या मैकबुक नहीं होता था, और दूसरा वे सभी एक एक एल्बम के लिए पे नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे दूसरी पायरेटेड वेबसाइट से म्यूजिक डाउनलोड करके सुनते थे। और लोगों के इसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ईयर 2006 में डैनियल लेक और मार्टिन लॉरेन जॉन स्पॉटिफाई की शुरुआत करते हैं। इनका आइडिया ये था, लोगों को एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सॉन्ग सुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए, और वो भी लीगली। इसी आइडिएशन को ध्यान में रखते हुए ये बहुत सारे आर्टिस्ट्स और रिकॉर्ड लेबल्स के साथ डील साइन करते हैं, और इस प्रोसेस में इनको 2 साल का लंबा समय लग जाता है, और फाइनली 2008 में स्पॉटिफाई को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाता है। और तब से स्पॉटिफाई ने म्यूजिक लिसनिंग को पूरी तरह से बदल दिया। एक समय था जहां लोगों को एक सीडी के $20 देने पड़ते थे, वहीं आज फ्री में किसी भी म्यूजिक को सुन सकते हैं। जब इन्होंने स्पॉटिफाई की शुरुआत करी तो इनके सामने कुछ मेजर चैलेंजेस थे। जो इनका फ्री में बिजनेस मॉडल से जो इनके एडवर्टाइजमेंट से पैसे आते थे, वो म्यूजिक कंपनी और आर्टिस्ट को देने के लिए पर्याप्त नहीं थे, और इनके एप्लीकेशन में ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, जिसके वजह से इन्होंने कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म में रिटेन रखने के लिए खुद के पैसों से म्यूजिक कंपनी और आर्टिस्ट को पे करने लगे, जिसके कारण इनका प्रॉफिट मार्जिन 0 था, जबकि लॉसेस कंपनी ग्रो होने के साथ ही बढ़ता जा रहा था, जो कि ईयर 2020 में बढ़कर $581 मिलियन तक भी पहुंच गया था।
तो स्पॉटिफाई दो बिजनेस मॉडल पर काम करता है। पहला फ्रीमियम और दूसरा है इनका प्रीमियम बिजनेस मॉडल, जिसमें यूज़र मंथली बेसिस पर स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकता है। और 2019 में स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट लिसनर 200% से भी ज़्यादा हो चुके थे, जिसके कारण स्पॉटिफाई ने बहुत सारे पॉडकास्ट क्रिएटर के साथ भी पार्टनरशिप करी और उनको स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव किया। स्पॉटिफाई ने मार्केट में बने रहने के लिए डिफरेंट टाइप से क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेकर आई, जिसमें से इनका पहला है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इंटरनेट की इस पावर को आइडेंटिफाई करते हुए स्पॉटिफाई ने अलग अलग टाइप से कैंपेन्स बनाए, जिसमें लोगों के इमोशंस को टारगेट करते हुए कई सारे हैशटैग कैंपेन्स रन किए, जो इनका प्रेजेंस सोशल मीडिया में बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसके अलावा ये रेगुलरली तौर पर अपने अपकमिंग एल्बम से अपने लिसनर को अपडेट करते ही रहते हैं। दूसरा, डाटा ड्रिवन मार्केटिंग कैंपेन। कंपनी अपने यूज़र के स्ट्रीमिंग डाटा यानी आपके बिहेवियरल डाटा को यूज़ करके अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाती है, जिससे वो ज़्यादा यूज़र गेन कर सके। ईयर 2016 में यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने और उसी साल लियोनार्डो डिकैप्रियो ने ऑस्कर जीता था, तो स्पॉटिफाई ने इसका फ़ायदा उठाने के लिए थैंक्स 2016 इट्स बीन वियर्ड नाम से कैंपेन बनाया, जिसने बहुत लोगों का अटेंशन ग्रैब करने में काफ़ी मदद किया। और इन्हीं कैंपेन्स के बाद इन्होंने बहुत सारा पॉपुलैरिटी गेन किया और इन्होंने देखा कि अगर कोई एक्टर्स या सिंगर किसी गाने या प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो काफ़ी पॉपुलर होता है। इसके लिए इन्होंने इंडिया में अनिल कपूर और नेहा कक्कर जैसे एक्टर्स और सिंगर को लेकर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनाया, जिसमें ये दोनों स्टार्स स्पॉटिफाई का प्रचार करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा भी पंजाबी सिंगर हाडी संधू के गाने बिजली बिजली को भी अपने प्रमोशनल कैंपेन में शामिल किया। बिजनेस लेसन्स फ्रॉम स्पॉटिफाई। जहां बहुत सारे बिजनेस के लिए लास्ट मूवर एक डिसएडवांटेज होता है, वहीं इनके लिए बाकी कंपनी के बाद शुरू होना एक एडवांटेज साबित हुआ, क्योंकि फर्स्ट मूवर जो कि नैपस्टर और आईपॉड था, उन्होंने यूज़र को ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग की आदत लगाई थी, जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और जब ये मार्केट में आए तो इनको कस्टमर की हैबिट नहीं बनानी पड़ी, उन्हें सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म में लाना पड़ा। तो आप भी किसी नई इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप ये जरूर देखिए कि आपके लिए फर्स्ट मूवर होना एडवांटेज है या लास्ट मूवर होना। दूसरा, जहां दूसरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म म्यूजिक स्ट्रीमिंग पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी, वहीं स्पॉटिफाई ने म्यूजिक डिस्कवरी पर फोकस किया और ये इनका एक मेजर रीजन है जिसके कारण कस्टमर इनके एप्लीकेशन में बार बार आना पसंद करते हैं और इनके साथ रिटेन रहते हैं। तीसरा, बी अ चेंजेबल। मार्केट में अगर आपको लंबा सर्वाइव करना है तो चेंजेबल बनिए। कहने का मतलब कि समय के साथ खुद को चेंज करते रहिए, क्योंकि अगर आप आज किसी फील्ड में बेस्ट हैं तो आपसे भी बेस्ट कोई आएगा, और अगर आपने खुद को चेंज नहीं किया तो आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। चौथा, गिव व्हाट दे वांटेड। स्पॉटिफाई ने अपने कस्टमर का बिहेवियरल डाटा यूज़ करके ये पता लगाते हैं कि उनके कस्टमर कौन सी म्यूज़िक ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और उनका मूड कैसा है, वे उसी टाइप से उनको म्यूज़िक सजेशन दिखाया जाता है। पांचवा, अगर आप एक SaaS कंपनी रन करते हैं तो अपनी यूज़र इंटरफेस को बहुत ही सिंपल रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारी कंपनियां करती है जिससे उनके एप्लीकेशन को आसानी से यूज़ किया जा सके, और अगर आप स्पॉटिफाई का यूज़र इंटरफेस देखेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिखेगा आपको, जिससे कोई भी स्पॉटिफाई को आसानी से एक्सेस कर सकता है।